बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एंड गुड आफ्टरनून। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज भी एक्सप्रेसो के साथ हैं, एक्सप्रेसो खैर रमज़ान के साथ हैं और ये दिन तीसरा रोज़ा बहुत अच्छा आपका गुजर रहा है या मे भी थोड़ा सा टफ गुजर रहा है। खैर जो भी है, ये है अरमला हसन। ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होगी। वैसे मैं गुड मॉर्निंग वाली वो जो एक कैफियत है उससे निकलने की बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं फ्रीक्वेंटली वो बोलती रही हूँ और एकदम से मुझे लगता है मैं गुड मॉर्निंग ना कह दूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आप सबका रमज़ान मुबारक बड़ा अच्छा गुजरा होगा और ऑब्वियसली रोज़े रख रहे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से जितनी टीवी पर और पॉलिटिकल हैपनिंग जहाँ से भी गुजरो घर में से टीवी की आवाज़ आ रही है। रोज़ा लगने की ना लगने की भी एक वजह ये हो सकती है कि लोग आजकल टीवी के आगे बैठ के बहुत भाई नहीं लगता अगर रोज़ा तो सियासतदानों को नहीं लगता जिस तरह से वो चल रहे हैं, मुल्क के हालात लोग भी इतने बिजी हो गए, उनको भी थोड़ी ध्यान हटा हुआ है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है वैसे जो भी है मुल्क के अंदर। खैर इससे पहले कि हम यूजुअल पॉलिटिकल अपडेट्स की जाने बढ़े जो हमारे शो का फॉर्मेट भी होता है, उससे पहले आज बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच होने जा रहा है। लाहौर के अंदर 8:30 बजे खेला जाएगा और आज उन लोगों का रोज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा जो थोड़े दिन में परेशान है। आराम से रोज़ा अफ्तार कीजिए और फिर ज़बरदस्त पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर एंजॉय कीजिए। 8:30 बजे मैच होने वाला है। मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा, धूप कम हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं आराम से अपनी फैमिलीज के साथ मैच देख सकते हैं आफ्टर अफ्तारी, तो ये अच्छा एक ट्रीट होने वाला है। क्रिकेट लवर्स के लिए तो बड़ी अच्छी ट्रीट है आज। ओडीआई सीरीज जीत ली, अब T20 से एक्सपेक्टेशंस T20 एक ही है तो वो जीत जाए तो ऑब्वियसली वो भी हम अच्छे पॉइंट्स ले लेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब यूजुअल अपने फॉर्मेट की जाने बातें हैं। मुल्क में आईनी बहरान आपको पता है जारी है। गैर मुल्की और गैर मुल्की फंडिंग, गैर मुल्की इंटरवेंशन और फिर गैर मामूली सूरत हाल, ये सब कुछ हमें सुनने देखने को मिल रहा है। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है इस पर अज खुद नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। मुख्तलिफ जो वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल भी दिए जा रहे हैं। हम अगर स्पीकर की बात करें तो उसकी स्पीकर साहब की जो रूलिंग है वो आईनी है या गैर आईनी, इस हवाले से आज भी सुप्रीम कोर्ट की समाअत जारी है। उम्मीद वैसे की जा रही है कि मुख्तसर फैसला आने का इम्कान है, लेकिन अब कुछ इतलात ये भी हैं कि शायद आज ऐसा ना हो। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरी तरफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन बैरूनी साजिश का अलाकार बनी हुई है और गद्दारी की मुर्तकिब हुई है और अब आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, जिसके बाद इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जबकि अपोजिशन ने मुतालबा करी है कि इमरान खान स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ने आइन चिकनी की है, इस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए और तमाम सूरत हाल रिवर्स की जाए। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो कहले कमेंट्स को लेकर भी मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से अस्करी क़यादत से मुतालबा किया जा रहा है कि अगर अपोजिशन ने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाए जाए। अगर कोई मिनट्स हैं तो वो सामने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के बाद आज शहबाज शरीफ ने भी यही मुतालबा दोहराया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस इमरान नियाज़ी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। और बात सुनने प्लीज जरा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम, ये सबूत ले आएं। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वैसे मियां बात सुन लेना आप मेरी, आपको समझ नहीं शहबाज शरीफ ही हो गई आप। हाँ, मैं दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ से कहा जी अगर कोई सबूत है तो कौम के सामने लाए जाए अगर हम गद्दार हैं। दूसरी जानिब रजीम चेंज के मामले पर रूस वजीर आजम इमरान खान की हिमायत में सामने आया है। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद ने इमरान खान पर दौरा रूस जो है मनसूख करने के लिए दबाव डाला था। ताहम बात ना मानने पर अमेरिका ने इमरान खान को सजा देने का फैसला किया और वजीर आजम के खिलाफ अचानक तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर मुदाखलत के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि अमेरिका आइन की बालादस्ती और डेमोक्रेसी के जो असूल हैं उनको सपोर्ट करता है। ये असूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी है। और अब अगर इसको मैं एक जुमले में समाऊं तो बात गलत नहीं होगी, वाकई वध गई है, मतलब गल अब रूस अमेरिका तक चली गई है। खान साहब ने शुरू की थी। इस वक्त हमारे साथ अकील मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, और वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, मुसलसल हमें आगाह कर रहे हैं। उनसे ज़रा पहले ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं कि उनके पास ताज़ा तरीन अपडेट क्या है इस केस की समाअत को लेकर, और फिर हम इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। अकील, थैंक यू वेरी मच, हमें ज्वाइन किया आपने। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? समाअत तो जारी है, वकला के दलाइल भी जारी हैं, क्या अपडेट कर पाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल, आज अस्कुद नोटिस केस की तीसरी समाअत है जिसमें आज सबसे पहले अपोजिशन की जाने से पीपल्स पार्टी के रहनमा
रज़ा रब्बानी ने दलाइल दिया। उन्होंने 8 मुख्तलिफ जो 10 मुख्तलिफ अपनी प्रोपोजिशन बनाई हैं, उनके अंदर उन्होंने बताया है कि हुकूमत की जानिब से इस सारे प्रोसेस के अंदर 10 जगह के ऊपर जो है बदनीति के ऊपर जो है तमाम मामलात को किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहली बदनीति उन्होंने ये अदालत के सामने रखी कि इजलास जो था वो 14 दिन के अंदर बुलाया जाना था, उसमें ताख़ीर की गई। जिसमें बाद उन्होंने दूसरी बदनीति ये कही कि इजलास के दौरान करारदाद पर बहस हुई थी, वो नहीं करवाई गई। तीसरी बदनीति उन्होंने ये कहा कि स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। चौथी उन्होंने ये कहा कि स्पीकर खुद नहीं आए इजलास के अंदर, डिप्टी स्पीकर उनकी जगह पर उन्होंने रूलिंग दी। और ये भी कहा कि डिप्टी स्पीकर जो थे वो ये रूलिंग नहीं दे सकते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बदनीति के ऊपर ही स्पीकर ने ये रूलिंग दे दी है, और जिसके बाद वज़ीर आज़म ने बदनीति की बुनियाद पर ही असम्बली ने तोड़ दी और दोबारा इलेक्शन का इनेकाद कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि जब भी किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद जब टेबल हो जाए, जब वो पार्लियामेंट में करारदाद पेश हो जाए, तो उसके बाद स्पीकर का किरदार नहीं रहता। उनके दलाइल के बाद मखदूम अली खान जो कि शहबाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने अदालत के अंदर अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी कि इस करारदाद के ज़रिए और स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए हमें गद्दार करार दे दिया गया है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अपने क्लाइंट की जानिब से ये अदालत में स्टेटमेंट देता हूँ कि अगर अदालत चाहे तो इस हवाले से जो मुल्क की सबसे बड़ी प्रीमियर एजेंसी है उससे इन कैमरा ब्रीफिंग ले ले कि आया जो हमने किरदार अदा किया उसमें किसी भी किस्म की मुल्क से गद्दारी है, जो हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा मखदूम अली खान ने अपने दलाइल के अंदर कहा कि स्पीकर जो है वो दलाइल वो इस किस्म की रूलिंग नहीं दे सकते थे। सबसे अहम बात चूँकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की, उन्होंने अपने रिमार्क के अंदर आज एक चीज़ क्लियर कर दी कि फॉरेन पॉलिसी या रियासत की पॉलिसी के अंदर अदालत नहीं जाएगी, अदालत सिर्फ आइन और कानून के तक ही फैसला देगी। ठीक हो गया। अकील आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जाने आपको लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस हलफ में लिखा हुआ है कि मैं आइन का दिफा करूंगा। अगर इनमें से कोई शख्स भी आइन तोड़ता है उस पर आइन के तहत हाई ट्रीजन यानी मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। आर्टिकल 6 के तहत ये भी आइन की शिक है, कोई और रास्ता नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना है, पूरा मुल्क देख रहा है, मुल्क के अवाम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा या वो आइन का दिफा करने से कासिर रहेगा। ये तारीख हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, उस पर राय नहीं दे सकते, लेकिन ये जब तारीख ऐसा बन जाए तो तारीख इन पर फैसले करती है। आज हकीकत ये है मुल्क की कि एक साजिश इस मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, वफाकी वज़रा ने की, मिलकर बैठे, मंसूबा बनाया और उसके तहत खुल्लम खुल्ला कौमी असम्बली के अंदर आइन की धज्जियां बिखेरी। ये इनसे जवाब कौन तलब करेगा? ये जवाब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट एक अकामे की कार्रवाई कर सकता है वो आइन को तोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया आइन का दिफा करने। सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान ने भी हलफ उठाया आइन का दिफा करने का। आज जरूरत यह है कि जो इस सारे मामले की बुनियाद बनाई है इमरान खान ने कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में क्या हुआ, तो मैं तवक्को करता हूं हुकूमत के लोगों से तो नहीं जो साजिश मुलव्वस हैं, लेकिन जो अस्करी क़यादत वहाँ मौजूद थी वो आज सामने आए और मुल्क के अवाम को बताए कि क्या वाकई वहाँ पर ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन जो है जिसके 198 अरकान ने इमरान खान के खिलाफ वोट डाला है, क्या उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस मुल्क के खिलाफ साजिश की है या नहीं की। मैं उन 198 लोगों में शामिल हूँ और मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से भी, इन जज हजरात से भी, इस बात का फैसला करें, अस्करी क़यादत को बनाएं, उनके नुमाइंदे को बनाएं, सेक्रेटरीज को बनाएं और सुने
کہ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اپوزیشن نے اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کی ہے؟ اس سارے معاملے کی حقیقت یہ ہے، اور اگر سازش ہوئی ہے تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت ہمارے خلاف پرچہ کیوں درج نہیں ہوا تو آج کریں، پوری اپوزیشن کے خلاف کریں۔ اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر آرٹیکل 6 کا پرچہ درج ہوگا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آئین کے خلاف سازش کی ہے، اس ملک کے آئین کو توڑا ہے، اس ملک کے آئین کی نفی کی ہے۔ اتنی سی حقیقت ہے، لمبی کہانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسمبلی توڑی گئی، اس کے بعد جو وزیر اعظم اسمبلی توڑتا ہے وہی پھر سے وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ کیا اس میں خود اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی؟ یہ کہتا کہ میں وزیر اعظم گھنٹہ پہلے توڑی ہے، مجھے پھر بنا رہے ہو وزیر اعظم۔ یہ باتیں الیکشن آج ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ملک میں آئین نہیں رہے گا تو ملک میں کچھ نہیں رہے گا۔ آج ایک تاریخی لمحہ ہے سپریم کورٹ کے پاس، یا اس ملک میں آئین کی بالادستی کو ہمیشہ کے لیے بنا دے یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یہ فیصلے ہیں آج سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کے پاس۔ اس کے علاوہ جو شخص کرپشن کی باتیں کرتا رہا، عمران خان، آج اس کے کرپشن، یہ سارا جو ڈھکوسلا ہے، یہ سارا جو تماشا ہے، یہ صرف عمران خان نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس کرپشن کے ثبوت اب آنے شروع ہو گئے ہیں، یہ اس سے کبھی بچ نہیں پائے گا۔ میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہوں گا کہ اس کے چند حقائق جو سامنے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھیں۔ سر شکریہ، میں شکریہ آپ لوگوں کا ادا کرتا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ اگلے 3 یا 4 روز کے اندر مسلم لیگ نون ایک پورا وائٹ پیپر ایشو کرے گی عمران خان کے بہت سارے کرپشن کے کیسز کے اوپر۔ سب نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن ہم کچھ چیزیں سامنے لانا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کل علیم خان نے بات کری ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کری ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بات کری، اور وہ فرح گجر یا فرح خان کی کرپشن کی ہے کہ جس نے ہر پولیس والے کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے ہیں، ہر ڈی سی کے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے ہیں، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے ہیں، پنجاب حکومت کے سیکٹریوں کے ٹرانسفر پہ پیسے لیے ہیں، اور وہ پیسے کہاں جاتے تھے؟ اب وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ فرح گجر کیسے کرپشن کر سکتی ہے، وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر عورت ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر اس لیے کرپشن کر سکتی ہے کہ پبلک سیکٹر کی اور ان کی بیویات کی دوست ہے، وہ کسی کی فرنٹ وومن تھی۔ بزدار بھی کسی کا فرنٹ مین تھا۔ بزدار کے پیچھے کون تھا؟ جب علیم خان بتا رہا ہے کہ میں نے بتایا عمران خان کو کہ بزدار کرپٹ ہے اور عمران خان نے رکھا ہے، تو بزدار کس کو پیسے دے رہا تھا؟ فرح گجر کس کو پیسے دے رہی تھی؟ وہ لوگ بھی تو، مالکان بھی تو سامنے آئیں گے نا۔ اگر فرح گجر نے کل تصویر آئی ہے پنجاب حکومت کے جہاز میں وہ جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں جو بیگ، مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ دوسری جانب جہانگیر خان ترین گروپ کے رہنما بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ کو دکھا رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر ہم عقیل کی جانب جائیں گے جو کہ سپریم کورٹ کے باہر ہیں۔ اور عقیل، جب ہم بریکنگ پہ جا رہے تھے اس سے پہلے آپ ہمیں یہ آگاہ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے بھی کچھ ریمارکس دیے ہیں آج کی کارروائی کے اوپر، اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وہ میں ریمارکس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک تو آج جو یہ کیسرائی کی جا رہی ہے کہ شاید آج فیصلہ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ ممکن ضرور ہے کہ آج اپوزیشن کے تمام جو وکلا ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں۔ آج صبح جب دلائل کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو رضا ربانی نے اپوزیشن کی جانب سے یہ عدالت سے استدعا کی کہ آج ہم دلائل مکمل کر لیں گے، جس کے بعد عدالت کو مختصر حکم نامہ جاری کرے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مختصر حکم نامہ یوں جاری نہیں ہو سکتا، ہمیں دوسرے فریقین کو بھی سننا ہے، جس کے بعد باقاعدہ کیس کی سماعت کا آغاز کر دیا گیا۔ آج کی ہیئرنگ کے اندر جو سب سے اہم ریمارکس تھے وہ جسے چیف جسٹس آف پاکستان کے، جنہوں نے کہا کہ ریاست کی پالیسی یا فارن پالیسی کے حوالے سے ہم کیس کو نہیں لے کے جائیں گے اس طرف، لیکن ہم صرف اور صرف آئین اور قانون کے حوالے سے ہی رہیں گے۔ کیس کی سماعت کے دوران مخدوم علی خان نے جب یہ موقف اپنایا کہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی ہے، ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر کے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا، جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا ڈپٹی
स्पीकर जो थे वो कानून के मुताबिक उस स्पीकर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और रूल्स में तो ये लिखा है कि स्पीकर अपने इख्तियार डिप्टी स्पीकर को तकवीज़ कर सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी सवाल किया कि क्या ये जो रूल्स थे ये इनके तहत डिप्टी स्पीकर को इख्तियार दिए गए थे, कुछ स्पीकर के उस दिन इख्तियार इस्तेमाल करें। आज की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उस नेशनल असम्बली की तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद से लेके 3 अप्रैल तक का जो सेशन है उस तमाम इजलासों की जो कार्रवाई है, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने इस सवाल लेटेस्ट अपडेट हमें दी। क्या क्या सूरत है इस वक्त? अपोजिशन अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लेगी, लेकिन जाहिर यही किया जा रहा है कि आज फैसला नहीं आएगा, ना आने का इम्कान है। इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन हम अपडेट भी करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब इससे पहले कि आगे बढ़े, एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो स्पीकर रूलिंग केस जिसकी समाअत जारी थी कल सुबह 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि आज ये समाअत मुकम्मल नहीं हो सकती, कोशिश है कि कल फैसला सुना दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इस केस की समाअत का हिस्सा हैं, इस केस की समाअत कर रहे हैं। अज खुद नोटिस है जिसकी समाअत हो रही है। स्पीकर नेशनल असेंबली की रूलिंग के बाद इस अहम मामले के ऊपर इस वक्त जो समाअत है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जारी है उसको कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह कहना है कि आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करेंगे कि कल समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया जाए। आपको यह भी बताएं कि इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि शायद यह फैसला आज ही सुना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस बात की कभी उम्मीद और इम्कान मौजूद था, जो कि वकला अपने दलाइल दे रहे थे और खासतौर पर जो अपोजिशन की जानिब से वकला थे वो अपने दलाइल मुसलसल दे रहे थे, अदालत की मुआविनत कर रहे थे। इस मौके पर जो जज साहिबान थे उन्होंने मुख्तलिफ सवालात भी वकला से किए कानूनी और आईनी मुआविनत के लिए, जिसपे उन्होंने जज साहिबान को अपने मौक़िफ़ से आगाह भी किया और मुख्तलिफ जो रिमार्क्स आते रहे जजेस की जानिब से वो भी हमने आपको बताए। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो उम्मीद भी की जा रही थी, और अब से कुछ देर पहले अकील अफजल हमारे नुमाइंदे ने हमें आगाह भी किया था कि शायद आज इस हवाले से फैसला ना आए, तो फैसला नहीं आया। समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हम अगर हुकूमत के या अपोजिशन के मुस्तकबिल की बात करते हैं, खास तौर पे हुकूमत के मुस्तकबिल की बात करते हैं या उस अदम एतमाद की तहरीक की बात करते हैं, तो कल फैसला आ जाएगा। इस वक्त कमर ज़मान कायरा साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। गलत फैसले हो या स्पीकर की अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग हो, उनके लिए कोई रेमेडी जरूर होती है। अगर हम सिर्फ बारीक कानूनी नुकात के नतीजे में स्पीकर को ये इख्तियार दे दें कि उसका कोई फैसला, उसकी कोई रूलिंग जुडिशल रिव्यू में नहीं जाएगी, उसको कोई फोरम नहीं देखेगा, तो फिर ये मुल्क के अंदर स्पीकर की डिक्टेटरशिप कायम होगी, जो आइन की और जमहूरियत की रूह के ऐन मुनाफी है। सो हमारी गुजारिश है, आज मियां रजा रब्बानी साहब ने आज बड़ा वजाहत से, मखदूम अली खान साहब ने, हमारे बाकी वकला ने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें बयान कर दी हैं और रोज़े रोशन की तरह चीज़ें। कमर ज़मान कायरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब मजीद आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, इस के मुताबिक आपको बताएं, ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि जल्द अज जल्द उम्मीदवारों और उनके टिकट्स की जो तकसीम है इसके मुतालिक पॉलिसी बनाई जाए, और अपोजिशन मैदान से भागने के बहाने ढूंढ रही है, ऐसा भी कहा है इमरान खान ने। पार्टी के पुराने वर्कर्स को टिकट्स देने की तजावीज़ भी आई हैं। मफाद परस्त और ज़मीर फरोशों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। इमरान खान का मुखलिस और कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को आगे लाने का फैसला सामने आ रहा है। मजीद आपको बताएं तो अपने लोगों की अक्सरियत के साथ नई हुकूमत बनाएंगे, ऐसा भी सोचना है इमरान खान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बारे में, जिसके मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, जो जारी है, और इसमें इमरान खान की अहम स्टेटमेंट्स अपनी पार्टी के हवाले से सामने आई है। दूसरी जानिब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग केस है इसकी समाअत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। अब से कुछ देर पहले कमर ज़बान कायरा जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा, इस पे बात भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो स्पीकर रूलिंग केस है इसकी समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस का इस मौके पर कहना था कि आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकती और कोशिश है कि कल इस हवाले से फैसला सुना दिया जाए। कुछ जजेस के रिमार्क्स भी सामने आए हैं, जैसे जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स हैं, वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि वक्त कम है लेकिन जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में स्पीकर रूलिंग केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट किए थे। जस्टिस साहब ने कहा कि आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकती, कोशिश करेंगे कि कल फैसला सुना दें। बिल्कुल, और जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना है कि जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहते, ये आईनी और कानूनी मामला है। अगर हम आज से 2 दिन पहले की बात करें, जब वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और उस पर वोटिंग होना थी, बिल्कुल एन वोटिंग से पहले फवाद चौधरी साहब जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पीकर साहब को रूलिंग देने की दरख्वास्त की, जिस पर स्पीकर ने रूलिंग देकर वोटिंग मुलतवी कर दी थी। इस वक्त हमारे साथ अकील अफजल सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं, उनसे हम ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं। अकील, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस केस की समाअत तो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क देते हुए कहा, पार्लियामेंट के लिए बेहद एहतराम है, माजी में अदालत गैर आईनी इकदाम पर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत करती रही है। मुशर्रफ अहमद ने मखदूम अली खान को क्रिस गेल करार देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि क्रिस गेल के बाद मजीद खेलने की जरूरत नहीं रहती। वकील मुशर्रफ अहमद ने अपने दलाइल में कहा कि जिसके बाद तमाम दरख्वास्त आज अपोजिशन के तमाम दरख्वास्त गुजार जो थे उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी क्योंकि अपोजिशन के दलाइल तो मुकम्मल हो गए, लेकिन हुकूमती जमात के दलाइल जो है या PTI की जमात और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दलाइल रहते हैं, इसलिए इस केस की समाअत को कल तक मुकम्मल करेंगे। दौरान समाअत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इम्तियाज सदीकी अदालत में पेश हुए, तो जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इमरान खान वज़ीर आज़म ही नहीं तो इनकी नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर जो है वो सदर की जानिब से पेश हुए और उन्होंने भी कहा कि अभी मुझे भी दलाइल देने हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मौका अपनाया कि तमाम मुकला कल दलाइल मुकम्मल करें तो परसों मुझे मौका दिया जाए। मेरी जिंदगी का ये अहम तरीन केस है, इसलिए मैं इसके ऊपर अदालत को तफसीली तौर पर मुआवनत करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि निगरान हुकूमत का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ है, इसलिए कोशिश करेंगे कि इस केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोशिश है कि कौमी अहमियत का केस है, अदालत की तफसीली मुआवनत करना चाहता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा, वक्त कम है लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने नवाज शरीफ केस में 1 माह के बाद फैसला सुनाया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो अकेले कोई निगरान हुकूमत कैसे बना सकती है, जिस पर उन तहरीक इंसाफ के वकील बाबर रवान ने कहा कि इस मामले पर कल अदालत की मुआवनत करूंगा, अदालत में कल आर्टिकल 63A पर भी बात करूंगा। PTI इस वक्त मजलूम तरीन जमात है, जिसके 22 लोग इस्लामाबाद और 40 पंजाब में उठा लिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बतौर अटॉर्नी जनरल ये मेरा आखिरी केस है, अदालत में सिर्फ आइन और कानून की बात करूंगा। जिसके बाद इस केस की मजीद समाअत जो थी वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने अकील बताई है कि उनका ये कहना था कि बतौर अटॉर्नी जनरल मेरा आखिरी केस है। इसमें एक तो उनका ओहदा वैसे ही शायद जाने की वजह से ख़त्म हो रहा हो, लेकिन दूसरी जानिब कुछ कानूनी सुकम भी चूँकि सौदे में है, इस मामले में है, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे जी। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। इंपॉर्टेंट डे इज़ कि कल इसका अदालत ने कहा कि फैसला भी सुना दिया, कोशिश करेंगे कि कल फैसला सुना दे। इस हवाले से अपडेट करेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ खेल के हवाले से। बड़ी सियासत नहीं, बस अभी सियासत पे फिर बात करनी है, हमारी जिंदगी ही रह गई है। अच्छी सी जिंदा दिलाने शहर लाहौर में क्रिकेट का मेला सज चुका है और वो सजा पाकिस्तानी ODI मैच जीता। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच आज खेला जाएगा 8:30 बजे। दोनों टीम्स जीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सनसनीखेज मुकाबला जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 मैच की अगर देखें तो पाकिस्तान होम ग्राउंड में मेज़बानी तो कर रहा है, लेकिन दोनों टीम की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपको बताएं तो वो T20 का चैंपियन है। ये भी याद है ना कैसे बना था चैंपियन? हाँ, सेमीफाइनल में हमें हरा के। आज बदले का दिन है। लेकिन वनडे में शानदार कारकर्दगी हमने दिखाई है और इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि T20 में पाकिस्तानी टीम फेवरेट होगी। और थोड़ा सा अगर स्टैटिस्टिक बता दें तो दोनों टीम्स के दरमियान अब तक 24 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से ग्रीन शर्ट्स ने 13 जबकि कैंगरूज ने 13। बाकी 10 मैचेस में फतह याब हुई है पाकिस्तानी टीम। तो इस हवाले से आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच होने वाला है क्या सूरत हाल है। आखिरी मैच जो था वो T20 खेला गया था ICC वर्ल्ड कप के बीच में और उसमें हम हार गए थे। अच्छा, और फिर हमारी सारी उम्मीदों पे 5 विकेटों से आ रहे थे, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। सलीम खालिक साहब हमारे साथ। सलीम भाई वेलकम, गुड आफ्टरनून, कैसे आप? ठीक ठाक हैं?
ठीक हूँ। मैं समझ रहा था आप लोगों में इतनी एनर्जी नहीं होगी रोजे की वजह से, लेकिन माशाल्लाह वैसे ही आप लोग दोनों एक तो वो वैसे भी पहले थी, और दूसरा अभी हमें जब याद आई ना अपनी शिकस्त ऑस्ट्रेलिया और बदले डेविड की आग वार्नर ने के हमें छक्के active हमें कर याद आए, और फिर शाहीन शाह अफरीदी का वो आखिरी सेकंड लास्ट ओवर, तो यकीन जानिए बस वो एनर्जी दोबारा से, गुस्सा आ गया दोबारा हमें। कैसे देख रहे हैं आज का मैच आप? बस आप समझे बदला लेने का अच्छा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो मैच खेले थे। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई है, और मैं बार बार याद दिलाऊंगा तो लोग थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि काफी सारे स्टार्स इसमें है नहीं। तो एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास जीतने का और एक शिकस्त का तोहफा देकर ऑस्ट्रेलिया को वापस भेजने का। वैसे तो बड़ी अच्छी सीरीज कही है माशाल्लाह, मुकम्मल सीरीज अब खत्म होने वाली है, और बहुत अच्छे अंदाज में निकात हुआ, और पाकिस्तान ने वनडे जीत भी लिए, एक टेस्ट उनको जीतने दिया। चले वो मेहमान है, कुछ तो जाए खाली हाथ, उनको भी नहीं भेजना चाहिए था। उसको टेस्ट दे दिया ना, अब कितने तोहफे देकर भेजे उनको। हाँ, तो आज अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि ऑस्ट्रेलिया को हराए, लेकिन बदला मैं यूं नहीं कहूंगा कि बदला वर्ल्ड कप में ही लिया जाएगा। जो यस ये आपने नब्ज पे हाथ रखा है कि बदला वर्ल्ड कप में बनता है। अभी हम सिर्फ हंसी लेकिन मजाक वर्ल्ड कर कप भी ज्यादा दूर नहीं है, साल के एंड पे आ रहा है, और उनके अपने मुल्क में आ रहा है। तो सलीम खालिद साहब, ये आज का मैच ऑब्वियसली ओडीआई मैच हमने जीते हैं, ओडीआई सीरीज हमने जीती है, तो एक प्रेशर तो है ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, और पाकिस्तान को भी इस हवाले से फेवरेट कहा जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तानी टीम का जो मोराल है या मोटिवेशन है वो उसी तरह से होगी ऑस्ट्रेलिया को हराने के मामले में? बिल्कुल उसी तरह से होगी, और पाकिस्तान की टीम T20 में तो बहुत जबरदस्त है, और जो हमारे ओपनर हैं रिजवान और बाबर, वो ही इतने खतरनाक हैं कि उनको आउट करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा मसला होगा। इसी तरह बॉलिंग में जो भी डिस्कशन भी एक चल रहा था, बीसीसी ने वीडियो जारी की शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर के हवाले से, कि जो पहला ओवर होता है वही इतना खतरनाक होता है, और बैट्समैन ऐसे डरे हुए होते हैं कि यार ये बॉलर मिसाइल फेंक रहा है या क्या फेंक रहा है, उसी में वो विकेट निकाल लेते हैं, प्रेशर में ले लेते हैं। और वो तो पाकिस्तान के पास ही खुशकिस्मती है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, तो जो ओपनर्स हैं हमारे पास, बॉलिंग में भी ओपन करने वाले, बैटिंग में भी, वही इतने जबरदस्त हैं कि जो हरीफ है उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। और मैं तो पाकिस्तान को फेवरेट कहूंगा आज। तो सलीम, कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं टीम में आज, हमारी टीम में भी और ऑस्ट्रेलियन टीम में भी? नहीं, ऐसा कोई ऑस्ट्रेलियन की टीम में दो प्लेयर उनके कोविड हुआ था, शायद वो वापस आ जाएं, और पाकिस्तान की टीम में ऐसा कोई खास चेंज लग नहीं रही। जो खेलते हैं हमारे T20 वही अब आएंगे, और अच्छी टीम है पाकिस्तान की, बैलेंस टीम है। बस सिर्फ हसन अली के हवाले से होता है कि उनकी जो फॉर्म चल रही थी तो इस वजह से शायद उनको खिला नहीं रहे थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हारिस हुए या शाहीन हुए, बॉलिंग हमारे पास अच्छी है। और शादाब खान के हवाले से अभी तक कुछ प्लेयर है नहीं। जो कल तक की रिपोर्ट थी वो ये थी कि शायद वो खेले, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं भी खेले तो भी मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को देर करने की। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्योंकि इससे पहले जितने हमारे सवाल होते थे जब तक ऑस्ट्रेलियावी टीम पाकिस्तान नहीं आई थी, या जब आपको याद होगा न्यूजीलैंड की टीम चली गई, बस सारे सवाल यही होते थे कि क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड बहाल हो पाएगा, क्या वो हम मोमेंटम क्रिकेट का, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक बहाल कर पाएंगे। ये पूरी सीरीज आपने देखी, टेस्ट सीरीज वॉज ब्रिलियंट, वनडे भी बहुत अच्छी हुई, तो आप समझते हैं कि हाँ वो मोमेंटम वापस ले के आ चुके हैं पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का इन पाकिस्तान? बिल्कुल लेके आ चुके हैं, और देखा होगा आपने कि सीरीज बहुत अच्छे माहौल में हुई, क्रिकेट तो अच्छी हुई, साथ में प्लेयर्स का रवैया भी बहुत अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अमूमन स्लैजिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने अच्छा रवैया रखा, और बड़ी पॉजिटिव ट्वीट्स भी की उन्होंने। उसके अलावा जो उनके स्टेटमेंट आए वो भी बड़े पॉजिटिव आए। इसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी, चाहे वो एक दूसरे को, कोई पाकिस्तान का प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता था ऑस्ट्रेलियन उसको शाबाशी देते थे, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा करता था तो पाकिस्तानी उसको शाबाशी देते थे। तो एक बहुत अच्छा माहौल में ये सीरीज खेली गई, और पाकिस्तान के लिए अब इससे बहुत फायदा होगा। अब इंग्लैंड के पास, न्यूजीलैंड के पास जो 1% भी आप कह सकते थे ना कि मार्जिन था कि ना कहने का, वो खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया के आने से, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सीरीज अभी तक बहुत अच्छी गई है। और हमारे बॉयज को कितना, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इनको कितना फायदा हुआ, या इनको कितना एज मिलेगा फॉर देयर क्रिकेट, क्योंकि इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान के अंदर और इतने बड़े स्टार्स क्रिकेटर्स यहाँ पे आके खेले हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे क्रिकेटर्स बहुत सारे ऐसे थे जो बरसों से खेल रहे थे और अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फायदे। बाबर आजम ने भी टेस्ट मैच इधर पहली दफा ही खेला है अपने होम ग्राउंड। तो अब मौका मिला है उनको, तो वो पुराने प्लेयर तो एक और अलग ही बात है, उनकी जो नए प्लेयर्स हैं उनके भी एक अलग ही जज्बात होंगे, और उन्होंने जो परफॉर्म जिसने किया है
तो वो आगे जब खेलेगा तो एक बड़ा जबरदस्त एतमाद लेके खेलेगा। देखिए एक बात तो बहुत अलग होती है कि आप बैटिंग कर रहे हो, आप खेल रहे हो, और जो आपके चारों तरफ आपके अपने शहर के लोग हों या आपके मुल्क के लोग हों, आपकी अपनी फैमिली बैठे मैच देख रही हो, दुबई में वो फीलिंग नहीं आ सकती जो लाहौर में या कराची में आ सकती है, जो आई। तो हमारी क्रिकेट को ओवरऑल इस सीरीज से बहुत ज्यादा फायदा होगा, और क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज दुनिया में गया है। ठीक है, और सलीम भाई आपको जरा रोकना पड़ेगा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से बात करें, आपको दिखाते हैं। और जब आइन टूटता है, उसकी पामाली होती है, तो फिर बनाना रिपब्लिक मार्ज वजूद में आती है, और यही कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है। आज आप देख लें, एक महीने से कम अरसा में डॉलर जो है वो 8 रुपये बढ़ गया है। कितने रुपए बढ़ गया है? 8 रुपये बढ़ गया है। 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो आपका बैरूनी कर्जा जो है वो कितने हज़ार अरब बढ़ जाता है, आपको बेहतर मालूम है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो ज़मीन पर आ गया है, और IMF कह रहा है कि हम किससे बात करें। ऐसे मामला जब होते हैं ना, मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना चाहता, लेकिन एक सियासी कारकुन के हैसियत से मैं समझता हूं कि आज मुल्क एक दोराहे पे है। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, आज करना चाहता हूं। ये मुल्क एस्टैब्लिशमेंट का भी उतना है जितना हमारा है। ये मुल्क सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस का भी उतना है जितना हमारा है। क्या आज हम सब पाकिस्तानियों को अपने दिल पे हाथ रखकर उस कुर्बानी को जो हमारे बड़ों ने इस मुल्क के पाकिस्तान को बनाने के लिए दी थी और लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, आज उनकी रूहें भी पुकार पुकार कर कह रही हैं हम सबको कि आप इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क में आइन और कानून का राज होगा तो हम सब यहाँ पर इज्जत के साथ रह सकेंगे। तो गुजारिश ये है कि अभी आपके सामने, आपको मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के जो लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन के बारे में हेयरिंग चल रही थी, और वहाँ पर आज़म तारड़ साहब ने कहा कि ये इलेक्शन को नहीं कराना चाहते, और किसी और ने नहीं, एडवोकेट जनरल पंजाब जो पंजाब का नुमाइंदा होता है, चेहरा होता है सूबाई हुकूमत का, उसने कहा जी हम कल आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। फिर उसी असना में जब ये स्टेटमेंट दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तमाम चैनल्स पर टिकर चले कि अब इजलास जो है वो 6 के बजाय 16 को बुलाया जा रहा है। मैं उस पर बाद में आता हूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। फिर आज़म तारड़ साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे मेंबरान जो 40 हैं उनको अपना जो है वो मुअत्तल किया जा रहा है, ताकि परवेज़ इलाही साहब का वोट पूरा नहीं है तो वो हमारे मेंबरान को मुअत्तल कर कर जो है कल कोई धांधली का सामान पैदा करना चाहते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तानी अवाम से और बिलखसूस पंजाब की आवाम से, ये एक आइनी जिम्मेदारी है। जब आपके कागजात नामजदगी बतौर लीडर ऑफ द हाउस जमा हो जाते हैं, उससे अगले दिन इलेक्शन होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका आइन और कानून कहता है। तो वहाँ पर अपना जो है वो डिप्टी स्पीकर अपना जो है वो बात करते हैं कि जी फलां फलां ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, तायीद कुनिंदान के नाम लेते हैं, और फिर वहीं डाइस से इशारा होता है अपना ट्रेजरी बेंचेस को कि उधर जाएं उधर जाएं। आपकी फुटेजेस निकल आएंगी। ये वक्त का हेर फेर है, इंशाल्लाह इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। खवातीन जाती हैं, हमलावर होती हैं, और स्टेज पर डायस पर बैठे हुए लोग तमाशा देख रहे हैं। असेंबली का जो सेक्रेटरी का स्टाफ है वो तमाशा देख रहा है, और चोरी चोरी उनको देख रहे हैं, और 6 मिनट में कहते जी इजलास
एडजर्न करना चाहते। मुझे आप ये बताएं कि जब स्केड्यूल अनाउंस हुआ उसका यक नुकाती एजेंडा था, और वो क्या था कि आज लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। मैंने कहा कौम से, मैंने कहा कि हमारे नंबर करीबन 200 नंबर थे हमारे वहाँ पर, परवेज इलाही साहब के पास अदबी अक्सरियत होती तो क्यों 6 मिनट में अपना इजलास को बर्खास्त करके पतली गली से हो लेते। अगर नंबर होते तो कहते हाँ अभी 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 वोटिंग होनी चाहिए। परवेज इलाही साहब, ये आपका वतीरा आज का नहीं, ये बड़े पुराने आप खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं इन चीज़ों के। जब अपना जो है वो आइन, कानून, अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आज भी एहतराम करूँगा, लेकिन हकायक को सामने रखूँगा। आप वही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की गाड़ी को कंधों पे उठाया गुजरात में और फिर अदम एतमाद की तहरीक कर दी। आप वही हैं जो अपना जो है दुआए खैर कर कर जरदारी साहब को फूल और मिठाई दे के आए जब आपको मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया, और अगले दिन आप मुकर गए। ये सियासत का क्या अजीब किरदार है परवेज इलाही साहब। आप क्या अपना जो है लोगों को मैसेज देना चाहते। गुजारिश इतनी है कि ये सबसे बड़ा सूबा है 12 करोड़ आवाम का, क्या इस सूबे में आज घरों में भूख नहीं है, इफलास नहीं है? क्या बच्चे आज रात को दूध के बगैर बिलखते बिलखते सो नहीं जाते, फिर उठ जाते? क्या मजदूर दिहाड़ीदार जब घर जाता है, क्या बच्चे रात को भूख से दामन नहीं नोचते कि अबू रोटी कहाँ है? क्या किसान आज खाद के लिए मारा मारा नहीं फिर रहा? तो ये इस सूबे को आइन और कानून के तहत आगे बढ़ने दें। कल अवारी एक्सप्रेस में क्या हुआ, जत्था आया और अपना जो है वो खवातीन भी वहाँ पे मौजूद थी और ये हमला आवर होना चाहते थे, होटल के अंदर घुसना चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। अगर नोटिस आज ना लिया तो ये लोगों के घरों में घुसेंगे और ये कहता है ना कि मेरी बंदूक के निशाने पर फना है फना है, ये खुदा न खास्ता लोगों पर गोलियां बरसाएगा। ये इमरान नियाजी जो है, जिसने खुद कुछ बम्बार की जैकेट पहन रखी है और जमहूरियत को ये अपना जो ताउबाला करने निकला है, इसका हाथ पकड़ना होगा, इसका रास्ता रोकना होगा, इसको मिसाल बनाना होगा, इसका मुहासबा करना होगा, इसका एहतसाब करना होगा, वरना फिर पछतावा रह जाएगा। मुल्क टूट जाया करते हैं जब आइन और कानून का जनाजा निकलता है, और वो जनाजा आज बड़ी धूम से निकल रहा है। हम अपने आने वाली नस्लों को माफ नहीं करेंगी हमें कि आपने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है, और मुझ समेत सब इस चीज के जिम्मेदार होंगे, गुनाहगार होंगे कि हमारी नजरों के सामने ये कुछ हो रहा है। मईशत डामाडोल थी, आज जमी बोस हो गई। स्टॉक एक्सचेंज का मैंने बता दिया आपको, डॉलर का मैंने आपको बता दिया। क्या बनेगा इस मुल्क का? कहां से रोटी खाएंगे हम? मैं परवेज इलाही साहब को वार्न करना चाहता हूं, कल भी किया था, आज भी किया है, कि परवेज इलाही साहब होश के नाखून लें। ये गंडासा लेके जो आप निकले हैं ना, हमारे पास भी गंडासा है, लेकिन हम आइन और कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं। कल वहां पे जत्था आया ना, वो तो चंद अपना 50 लोग थे, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। फिर जब 10,000 मुस्लिम लीग नून का कारकुन वहां पे आएगा, वहां पे जो कुछ तो खून होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो जो MPs है वो हमारी बहनें बेटियां नहीं? क्या परवेज इलाही इस सूबे के असेंबली का कस्टोडियन नहीं है? ये अपना जो है स्पीकरशिप इसलिए ली थी कि अपना वहां पर खुद अपनी नाक के नीचे तोड़ फोड़ कराए और फिर कहे कि जी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता कि वहां पर मेज टूटे हुए हैं। ओ भाई, ये आइन टूट रहा है, आइन का मजाक बन रहा है। कोरोना में यही परवेज इलाही जो था, उस अपना उधर होटल में अपना इजलास कराया। आज कह रहे जी कि अपना जो आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, लीडर ऑफ द हाउस नहीं है इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कोई नहीं है इतने दिनों से, 12 करोड़ का सूबा है, और कह रहे जी कि इजलास नहीं हो सकता कि मेज टूटे हुए। इनकी नीयतें खराब हैं, इनके दिल में चोर है। ये इक़्तिदार की जंग लड़ते लड़ते आज आईने पाकिस्तान को सूली पे लटकाना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता। मेरी बड़ी दर्दमंदाना अपील है यार, मैं वज़ीर-ए-आला बनकर क्या करूंगा इस मुल्क में, जब यहाँ पर आइन और कानून जो है वो पामाल हो रहा है। लोग हंस रहे हैं हम पर, हमारे दुश्मन आज खुश हो रहे हैं। आज अपना जो है वो वफाक में जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की,
آج یہ ساری اپوزیشن غدار بن گئی ہے. بلوچستان کے قائدین ہیں، مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، MQM ہے، باپ ہے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج قومی اسمبلی کے پوڈیم پر بانٹے جا رہے ہیں. یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ کون جوڑے گا؟ یہ قوم آگے زخم خوردہ ہے، انتشار ہے. اگر یہ انتشار جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا تو سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سب اداروں کو، عدالت کو، سیاسی جماعتوں کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ تاریخ اور عوام معاف نہیں کریں گے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم تیار ہیں. اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایسپریسو. رمضان کا سلسلہ ہے، آپ کو معلوم ہے آج 3 رمضان المبارک بھی ہے، اور کل بھی ہم نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا تھا کہ ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں رمضان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اپنی یوزول رن ڈاؤن کے علاوہ. سو اس وقت ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع اسلاموفوبیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اور اس پر جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے آواز اٹھائی، اور بڑی مؤثر آواز اٹھائی، اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا اسلامک ورلڈ کو بھی اور اس موضوع کو بھی، جس کے بعد 15 مارچ کو ڈیزگنیٹ کیا گیا یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ایک دن جو کہ اسلاموفوبیا اور ہیٹ سپیچ کے خلاف منایا جائے گا، جس میں یہ کہا گیا کہ آزادی اظہار رائے کو قطعی طور پہ اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی یا سبھی اسلام کے ماننے والوں کو بھی کسی حوالے سے بھی ایکسٹریمزم کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. آج ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور طاہر محمود اشرفی صاحب، حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اسی موضوع کو ایڈریس بھی کرنے جا رہے ہیں اور اسی پہ بات بھی کرنے جا رہے ہیں. سن لیتے ہیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے مقدس مطہر ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کے لیے عافیت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمتوں برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے اور ہماری مغفرت کر دے. ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے کاروبار میں برکت اور قناعت نصیب فرما دے، ہمیں تمام مصائب اور مسائل سے نکال دے. ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ ہے اسلاموفوبیا. اسلام جس کی اساس اور بنیاد سلامتی ہے، جس کا نام ہی سلامتی ہے، جس کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا ہے، جس کا خالق و مالک اور جس کا یہ دین ہے وہ رب العالمین ہے، اور جن پر اس دین کو بھیجا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اس سے دہشت گردی، انتہا پسندی اور نامعلوم کیا کچھ جوڑ دیا گیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا کسی قسم کے تشدد سے یا انتہا پسندی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام تو دعوت دیتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اسلام یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اسلام کسی کو طاقت کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر، مسلح طاقت کی بنیاد پر مسلمان بنانے کا قائل نہیں ہے. حتیٰ کہ جن علاقوں کو مسلمان فتح کر لیں وہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے ضرور اسلام کی دعوت دیں، لیکن اگر کوئی نہیں اسلام میں داخل ہونا چاہتا تو جبراً اس کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. آج دنیا میں اسلاموفوبیا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. الحمدللہ پاکستان کی کوششوں سے پہلے OIC میں، اسلامی تعاون تنظیم میں ایک متفقہ قرارداد آئی،
اور پھر وہ قرارداد پاکستان نے اقوام متحدہ میں پیش کی، اور اب 15 مارچ کو پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا کے حوالے سے دن منایا جائے گا، جس کا مقصد ہے کہ کیسے یہ جو اسلامو فوبیا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین، لیکن بطور مسلمان ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے یہ بات ثابت کریں کہ جو الزام اسلام پہ اور مسلمانوں پہ لگایا جا رہا ہے اس سے اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ جو دین یہ بات کہتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو کہ وہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ وہ دین کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا جائے، یا کسی کی زمین پہ جبراً قبضہ کر لیا جائے، یا کسی سے جبراً شادی کر لی جائے؟ یہ نقطہ بھی میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اور باہر دنیا کے اندر بھی اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان اور بالخصوص پاکستان میں جبراً غیر مسلم بچیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین، دستور اور قانون پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو اسی طرح کا جینے کا حق دیتا ہے جس طرح کا مسلمان کو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء کا نکاح طے کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے، تو اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارا نکاح علی سے کر دوں کہ نہ کروں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء نے ہاں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح سیدنا علی سے کیا۔ یہ ہمارے لیے، ہمیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اللہ نے دو ہی چیزیں عطا کی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں ہمیں بتاتی ہیں کہ جبر نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو حیوانات، نباتات کے بھی تحفظ کا قائل ہے۔ اسلام انسانیت کے وقار اور عزت اور حرمت کو جو ہے اس کے احترام کا قائل ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم اس آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو رحمت للمسلمین یا رحمت للمؤمنین نہیں، رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی اپنے گلے کے ساتھ لگایا۔ ابھی جو ہمارے حالات ہیں، جو شدت پسندی ہے، جو انتہا پسندی ہے ہماری داخلی مسلمانوں کے اندر بھی، تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور وہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہے کہ جب صلح حدیبیہ لکھی گئی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ابو سفیان نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کا تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں تھا، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے اس قلم سے خود کاٹ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس میں کوئی شک تھا یا شک ہے یا کوئی کر سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی بڑی مصلحت سامنے آ جائے، بڑا معاملہ سامنے آ جائے، آج ہم چھوٹی چھوٹی اناؤں کے اوپر جو ہے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے کردار کو دیکھیے۔ جب مشرکین مکہ کو دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس رات مکہ والوں کی جو آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے اتنا مجبور کر دیا آپ کو کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہ کہہ رہے ہیں مکہ تو مجھے بڑا پسند ہے، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کی امانتیں تھی، اور آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے کہا
کہ علی تم ان امانتوں کو اہل مکہ کے سپرد کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ یہ دین جو امن کا دین ہے، جو سلامتی کا دین ہے، جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہاں لفظ مومن نہیں ہے، یہاں لفظ مسلم نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہے، بلکہ یہاں یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، کسی ایک جان کو، لفظ جان ہے، انسان بھی نہیں، جان کو، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، یعنی ایک انسان کی مدد کی، اس کو دوائی لے دی، اس کو پانی پلا دیا، اس نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی۔ اور پھر کہا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے، فساد ہے، آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے علاقوں میں دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ فتنہ اور فساد پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس اور مبارک ایام میں، ان رحمت والے دنوں میں ہمارے اوپر اپنی رحمت کر دے اور فتنہ اور فساد اور شر سے ہمیں محفوظ کر دے۔ ہم سب رب کریم کے دربار میں دعا گو ہیں، وہ خالق و مالک اور رازق ہے، اور وہی جو ہے عزتیں دینے والا ہے، وہی ذلتوں سے بچانے والا ہے، وہی مغفرت کرنے والا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، اور اس جیسی کئی مقبول قوالیوں سے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دینے والے غلام فرید صابری کو مداح سے بچھڑے 28 برس بیت گئے، مگر ان کی قوالیاں آج بھی شائقین کے دلوں پر نقش ہیں۔ غلام فرید صابری 1930 میں ہندوستانی ریاست مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی قوالیوں کا بے حد شوق تھا۔ قیام پاکستان کے بعد غلام فرید صابری کا خاندان بھی ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوا۔ ان کا پہلا البم 1958 میں ریلیز ہوا، جس کی قوالی میرا کوئی نہیں تیرے سوا نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ صابری صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے تھے، آج ان کو ہم یاد کر رہے تھے، اور اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب کل 3 سے 5 آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے اوبویسلی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہم ضرور آپ سے ریکویسٹ کریں گے اپنے ارد گرد جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا ضرور خیال کریں، کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کر سکیں تو اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ اجازت لیں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔